हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से सुनवीर सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड का स्टैटिक जीके और स्पेशल टॉपिक्स मैराथन का गागर में सागर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस मैराथन क्लास में हमारा लक्ष्य पूरे 150 अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों का सच में गागर में सागर भरना है। प्रश्न 1, स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? सही उत्तर है बागवानी और शहद। और प्रश्न 2, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर है मत्स्य पालन उत्पादन। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि जैसे हरित क्रांति ने अनाज बढ़ाया, वैसे ही नीली क्रांति ने जलीय संसाधनों को बदला। आगे है प्रश्न 3, ई रकम योजना को निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था? सही उत्तर है डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए, जहां किसान अपने कृषि उत्पादों को नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं। और प्रश्न 4, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? सही उत्तर है अगस्त 1998। अच्छा, तो ये किसानों के लिए एक बड़ा आर्थिक कदम था। आगे देखते हैं प्रश्न 5, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? सही उत्तर है जुलाई 2000। और प्रश्न 6, जायद फसल किस मौसम में होती है? सही उत्तर है ग्रीष्म। एकदम से खरीफ और रबी के बीच की गर्मी में। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? सही उत्तर है असम। प्रश्न 8, किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सही उत्तर है भारत। और प्रश्न 9, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? सही उत्तर है कंपोस्ट। अरे वाह, जैविक खेती में भारत का प्रथम स्थान होना सच में गर्व की बात है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? सही उत्तर है गेहूं। और प्रश्न 11, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? सही उत्तर है 15 वर्ष। हाँ, 15 साल काफी समय होता है। प्रश्न 12, भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है? सही उत्तर है कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई। और प्रश्न 13, कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? सही उत्तर है इथियोपिया। इथियोपिया के जंगलों से निकलकर कॉफी आज दुनिया भर में छा गई है। प्रश्न 14, शाकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? सही उत्तर है सब्जियां। और प्रश्न 15, चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है कपूर। कपूर, ये तो बहुत ही रोचक देसी जुगाड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, मछली के किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर है समुद्र के गहरे पानी में। प्रश्न 17, मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है दहिया। और प्रश्न 18, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? सही उत्तर है मोटे अनाज। झूम कृषि पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। प्रश्न 19, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? सही उत्तर है दोमट मिट्टी। और प्रश्न 20, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? सही उत्तर है उर्वरक। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स। इसी से जुड़ा है प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की एक अनिवार्य विशेषता है? सही उत्तर है HVV, बीजों से फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है? सही उत्तर है एग्रीडेक्स। मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों ने सच में कमाल किया। प्रश्न 23, कृषि लागत और मूल्य आयोग कितनी फसलों, गन्ने को छोड़कर, के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? सही उत्तर है 22। और प्रश्न 24, कौन सी फसल, जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? सही उत्तर है जूट। जूट की जगह अब सिंथेटिक धागे ले रहे हैं। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया? सही उत्तर है सुभाष पालेकर।
प्रश्न 26। भारत में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। फसलों का कौन सा समूह दालों से संबंधित है? सही उत्तर है चना और अरहर। और प्रश्न 27। सीढ़ीदार खेती आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जाती है? सही उत्तर है हिमालय क्षेत्र। बिल्कुल। अब इस कृषि खंड के आखिरी सवाल देखते हैं। प्रश्न 28। खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? सही उत्तर है राई। प्रश्न 29। पंजाब में फसल की कटाई के उत्सव के रूप में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? सही उत्तर है भांगड़ा। और प्रश्न 30। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है कटक। शानदार। कृषि और मेहनत की इस नींव के बाद अब हम मानवाधिकारों की ओर बढ़ते हैं। वैसे मैं ये सोच रही थी, अगर मानवाधिकार जन्म से ही हर इंसान के पास प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं, तो फिर इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और आयोगों की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अधिकार होना एक बात है और उन्हें कानूनी रूप से सुरक्षित रखना दूसरी। साइरिस सिलेंडर से लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक सब जरूरी था। देखते हैं प्रश्न 31। मानवाधिकार किसके पास हैं? सही उत्तर है सब लोग। और प्रश्न 32। मानवाधिकारों के पहले चार्टर अर्थात साइरिस सिलेंडर का कितना संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है? सही उत्तर है सभी 6 भाषाओं में। और प्रश्न 33। विश्व स्तर पर एलियनोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही उत्तर है पीसी चांग। सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सही उत्तर है मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र। और प्रश्न 35। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है एलेनोर रूजवेल्ट। हाँ, उनका योगदान बहुत बड़ा था। प्रश्न 36। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? सही उत्तर है गुलामी से स्वतंत्रता। प्रश्न 37। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। डी.के. बसु दिशा निर्देश पुलिस हिरासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण ढाल हैं। प्रश्न 38। मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? सही उत्तर है तेहरान। और प्रश्न 39। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश। प्रश्न 40। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है महासचिव। मतलब कमान सबसे अनुभवी कानूनी विशेषज्ञों के हाथ में होती है। प्रश्न 41। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में इनमें से कौन सा सही है? सही उत्तर है इसका मुख्यालय दिल्ली में है और ये एक वैधानिक निकाय है। प्रश्न 42। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। और प्रश्न 43। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? सही उत्तर है मानवाधिकार परिषद। प्रश्न 45। राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? सही उत्तर है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और राज्यों की बात करें तो प्रश्न 46। राज्यों में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है राज्य के राज्यपाल। प्रश्न 47। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना? सही उत्तर है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र। और प्रश्न 48। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन घटनाओं के संबंध में शिकायतों पर ध्यान नहीं देगा जो शिकायतें दर्ज करने से कितनी अवधि से पहले हुई थी? सही उत्तर है 1 वर्ष। 50। मानवाधिकारों की पहली पीढ़ी किन अधिकारों से संबंधित है? सही उत्तर है नागरिक और राजनीतिक अधिकार। और प्रश्न 50। CW को अक्सर किस रूप में वर्णित किया गया है? सही उत्तर है महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल। बिल्कुल। और यहाँ से बात सच में बहुत रोचक हो जाती है।
जब नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होते हैं तो वे एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। हाँ, और अर्थव्यवस्था को समझना बिल्कुल एक घर के बजट को समझने जैसा है। बिल्कुल। जैसे शून्य आधारित बजट में हर महीने की शुरुआत शून्य से होती है। व्यापार के इस तंत्र को इन सवालों से समझते हैं। प्रश्न 51, भारत में अप्रतिबंधित मार्गों के तहत खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की ऊपरी सीमा क्या है? सही उत्तर है 100%। और प्रश्न 52, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीजी यानी पहले चुकाए गए टैक्स को घटाने की सुविधा। प्रश्न 53, डब्ल्यूपीआई का पूर्ण रूप है? सही उत्तर है होलसेल प्राइस इंडेक्स। प्रश्न 54, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और प्रश्न 55, विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नॉन परफॉर्मिंग एसेट से अर्थव्यवस्था पर काफी बोझ पड़ता है। प्रश्न 56, किसका अर्थ है उत्पादों और सेवाओं पर दूसरों के ट्रेडमार्क का अनधिकृत उपयोग? सही उत्तर है ट्रेडमार्क उल्लंघन। प्रश्न 57, फंड निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे कहलाते हैं? सही उत्तर है गिल्ट फंड। गिल्ट फंड मतलब सबसे सुरक्षित फंड। प्रश्न 58, शब्द भेद या लेनदेन इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? सही उत्तर है शेयर बाजार। प्रश्न 59, कौन सा संगठन दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। और प्रश्न 60, भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा क्या है? सही उत्तर है 74%। विदेशी निवेश की बात हो रही है तो देखते हैं। प्रश्न 61, भारतीय क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के तहत कौन से क्षेत्र पर प्रतिबंध नहीं है? सही उत्तर है चाय उगाना। प्रश्न 62, वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई? सही उत्तर है राष्ट्रीय महिला कोष। और प्रश्न 63, भारत से निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है? सही उत्तर है पेट्रोलियम उत्पाद। ये काफी हैरानी की बात हो सकती है कि हम रिफाइंड पेट्रोलियम का इतना निर्यात करते हैं। प्रश्न 64, बिना दलाली खाता खोले विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने का साधन क्या है? सही उत्तर है ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद जीडीआर। प्रश्न 65, भारतीय मंत्रालय को एफडीआई प्रस्ताव आवेदन पर निर्णय लेने की समय सीमा क्या है? सही उत्तर है 60 दिन। और प्रश्न 66, मानव विकास सूचकांक का मुख्य लक्ष्य है? सही उत्तर है व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। क्योंकि एक अच्छी अर्थव्यवस्था सिर्फ पैसे से नहीं नापी जाती। प्रश्न 68, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट हैं? सही उत्तर है अमूर्त संपत्ति। प्रश्न 69, कौन सा अधिनियम भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के स्थानांतरण के लिए विनिमय प्रदान करता है? सही उत्तर है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा। और प्रश्न 70, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 2 करोड़ तक के ऋणों के लिए कितना ब्याज अनुदान होगा? सही उत्तर है 3% वार्षिक। आगे निर्यात की बात करते हैं। प्रश्न 70, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर है कांडला बंदरगाह। प्रश्न 71, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध है? सही उत्तर है 2। और प्रश्न 72, भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है 1982। प्रश्न 73, निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवादी साख को कमजोर किया है? सही उत्तर है नई आर्थिक नीति 1991। प्रश्न 74, गैट्स GATS का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। और प्रश्न 75, FVCI का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। 1991 के बाद से ही भारत ने दुनिया के लिए अपने बाजार खोले। प्रश्न 76, कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है? सही उत्तर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। प्रश्न 77,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? सही उत्तर है फेरवानी समिति। प्रश्न 78, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति किस में है? सही उत्तर है नागरिक उड्डयन। और प्रश्न 79, वह कौन सा बजट है जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए? सही उत्तर है शून्य आधारित बजट। बिल्कुल। अब यहाँ से एक अलग मोड़ आता है। इतनी तेजी से भागती अर्थव्यवस्था का सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। औद्योगिक आपदाओं और अम्लीय वर्षा का जिक्र आते ही दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्या विकास की कीमत हमेशा प्रकृति को चुकानी पड़ती है? प्रश्न 80, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरणीय स्रोत है? सही उत्तर है कच्चा तेल। और प्रश्न 81, भारत ने अपनी राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति कब अपनाई? सही उत्तर है 2014। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बहुत जरूरी है। प्रश्न 82, भूजल के नाइट्रेट प्रदूषण से क्या होता है? सही उत्तर है ब्लू बेबी सिंड्रोम। प्रश्न 83, 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है? सही उत्तर है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और प्रश्न 84, कार्बनिक पदार्थ के रूप में संग्रहित हुई ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है बायोमास ऊर्जा। एक मिनट, नाइट्रेट प्रदूषण से जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो सच में चौंकाने वाला है। पानी का प्रदूषण कितना खतरनाक है? प्रश्न 85, वन अपने किस अंग में मृदा कणों को बांधकर मृदा अपरदन को रोकते हैं? सही उत्तर है जड़ों। प्रश्न 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है? सही उत्तर है जल। और प्रश्न 87, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है कोयला। हाँ, इसीलिए पेड़ काटना मतलब उपजाऊ मिट्टी को बर्बाद करना है। प्रश्न 88, रामसर कन्वेंशन के तहत पहली रामसर साइट किसे नामित किया गया था? सही उत्तर है चिल्का झील। प्रश्न 99, सीपीसीबी का मतलब है? सही उत्तर है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और प्रश्न 90, कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन बहुत नुकसानदेह है। प्रश्न 91, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार के किस भाग में पाया जाता है? सही उत्तर है उत्तरी अंडमान। प्रश्न 92, ग्रीन हाउस गैस क्या है? सही उत्तर है गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है। और प्रश्न 93, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण पर केंद्रित है? सही उत्तर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सही कहा। प्रश्न 94, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? सही उत्तर है सूर्य। प्रश्न 95, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? सही उत्तर है मेढक। और प्रश्न 96, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? सही उत्तर है लद्दाख। अच्छा, मेंढक जल प्रदूषण का संकेतक होता है। प्रश्न 97, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? सही उत्तर है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र। प्रश्न 98, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही उत्तर है उत्तराखंड। और प्रश्न 99, राष्ट्रीय हरित अधिकरण वर्ष में स्थापित किया गया था? सही उत्तर है 2010। तालाब में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है क्योंकि छोटी मछलियों का वजन कम होता है पर उन्हें खाने वाली बड़ी मछलियों का कुल वजन उनसे ज्यादा होता है। प्रश्न 100, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार डैश के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 101, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सही उत्तर है 1974। और प्रश्न 102, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है घास स्थल। मतलब कोई फैक्टर से पहले पर्यावरण का आकलन करना अमेरिका से शुरू हुआ। प्रश्न 103, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम MAB का शुभारंभ किया?
सही उत्तर है यूनेस्को। प्रश्न 104, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? सही उत्तर है भारत। और प्रश्न 105, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा में घटित हुई थी। सही उत्तर है भोपाल। भोपाल गैस ताजदिया में याद दिलाती है कि प्रकृति से छेड़छाड़ कितनी भारी पड़ती है। प्रश्न 106, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? सही उत्तर है काजीरंगा। प्रश्न 107, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? सही उत्तर है 1 और 2 यानी सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। और प्रश्न 108, जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? सही उत्तर है मेधा पाटेकर। बिल्कुल। पर्यावरण के कुछ और सवाल देखते हैं। प्रश्न 109, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? सही उत्तर है MC मेहता बनाम भारत संघ। प्रश्न 110, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? सही उत्तर है 1992। और इस खंड के आखिरी 2 सवाल। प्रश्न 111, डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। सही उत्तर है रेड। और प्रश्न 112, निम्नलिखित में कहां पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है? सही उत्तर है देहरादून। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका सीधा अर्थ ये है कि एक स्वस्थ पर्यावरण ही एक बड़ी आबादी को बनाए रख सकता है। जनसंख्या घनत्व को एक भीड़ भरी लोकल ट्रेन से समझा जा सकता है। जगह उतनी ही है पर लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न 113, उत्तर प्रदेश की किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर सर्वाधिक है? सही उत्तर है गौतम बुद्ध नगर। और प्रश्न 114, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। जनसांख्यिकी के ये पैटर्न किसी भी राष्ट्र की धड़कन होते हैं। प्रश्न 115, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही उत्तर है अंडमान निकोबार। प्रश्न 116, शहरी क्षेत्रों में रहने वाली विश्व जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? सही उत्तर है लगभग 55%। और प्रश्न 117, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक की समय आयोजित की गई थी? सही उत्तर है मेयो। अच्छा, आगे देखते हैं। प्रश्न 118, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है? सही उत्तर है सफेद उड़ान, व्हाइट फ्लाइट। प्रश्न 119, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? सही उत्तर है प्रवास, माइग्रेशन। और प्रश्न 120, जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है? सही उत्तर है शून्य जनसंख्या वृद्धि। ये व्हाइट फ्लाइट शब्द असल में जनसंख्यिकी का एक रोचक पैटर्न है। प्रश्न 121, मेगा शहर वो शहर हैं जिनकी जनसंख्या डैश से अधिक है? सही उत्तर है 10 मिलियन। प्रश्न 122, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य है? सही उत्तर है हरियाणा। और प्रश्न 123, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? सही उत्तर है गृह मंत्रालय। 10 मिलियन यानी 1 करोड़। प्रश्न 124, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सही उत्तर है शहरीकरण। प्रश्न 125, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? सही उत्तर है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। और प्रश्न 126, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? सही उत्तर है 2। इतिहास में इसके उतार चढ़ाव भी रहे हैं। प्रश्न 127, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? सही उत्तर है 912। प्रश्न 128, भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड की गई?
सही उत्तर है 1911-1921। और प्रश्न 129, भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901-1921 की अवधि को डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर है गतिहीन चरण। हाँ, उस समय महामारियों की वजह से दर नकारात्मक थी। प्रश्न 130, भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? सही उत्तर है 1951-1981। प्रश्न 131, मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को डोग्राफी कहा जाता है। और प्रश्न 132, किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को अप्रवासन कहा जाता है। बिल्कुल। प्रश्न 133, भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? सही उत्तर है 1688। प्रश्न 134, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? सही उत्तर है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। और प्रश्न 135, 100,000 से ज्यादा की जनसंख्या लेकिन 1 मिलियन से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है? सही उत्तर है नगरपालिका। गणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न 137, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? सही उत्तर है 10 वर्ष। और प्रश्न 138, 2026-27 की जनगणना में पहली बार किस माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा? सही उत्तर है डिजिटल मोबाइल ऐप। अब इतनी बड़ी आबादी को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। तकनीक कैसे प्रशासन को बदल रही है, इसका उदाहरण देखिए। प्रश्न 139, 2025 में शुरू की गई E0 FIR प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? सही उत्तर है साइबर वित्तीय क्राइम की शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में बदलना। प्रश्न 140, प्रशासनिक दृष्टि से BDO का क्या अर्थ है? सही उत्तर है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। E0 FIR तो बहुत क्रांतिकारी है। प्रश्न 141, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? सही उत्तर है मंडलायुक्त, डिविजनल कमिश्नर। प्रश्न 142, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? सही उत्तर है BN लाहिड़ी। और प्रश्न 143, 1951 में उत्तर प्रदेश पुलिस की वह शाखा जो वर्तमान में राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से जानी जाती है, उसे क्या नाम दिया गया था? सही उत्तर है राज्य अपराध सूचना ब्यूरो। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हमारा पूरा पुलिस प्रशासन कैसे काम करता है। प्रश्न 144, राज्य को छोटे इलाकों में विभाजित किया जाता है जिन्हें कहा जाता है? सही उत्तर है पुलिस जोन। प्रश्न 145, IPS भर्तियों के लिए चरण 1 प्रशिक्षण आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी। और प्रश्न 146, पुलिस महानिदेशक को कानूनी मामलों में सहायता एवं सलाह प्रदान करने के लिए कानूनी सलाहकार की नियुक्ति करना निम्न में से किसकी जिम्मेदारी है? सही उत्तर है राज्य सरकार। अच्छा, तो राज्य सरकार ये नियुक्ति करती है। प्रश्न 147, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 अनुशंसा करता है कि पुलिस उप विभाग के रूप में जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाए, जिन्हें क्या कहा जाता है? सही उत्तर है पुलिस सर्कल। प्रश्न 148, पुलिस कमिश्नर आमतौर पर केवल डैश के लिए नियुक्त किया जाता है। सही उत्तर है बड़े शहरों के लिए। और प्रश्न 149, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस मदक जीवन और संपत्ति को बचाने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में विशिष्टता वीरता के आधार पर प्रदान किया जाता है? सही उत्तर है वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक। बिल्कुल। और हमारा आखिरी प्रश्न 150, राज्य पुलिस का नेतृत्व आमतौर पर डैश रैंक के अधिकारी करते हैं। सही उत्तर है DGP। प्रश्न 1501, धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति किसके अंत में की गई थी? सही उत्तर है 1970s। प्रश्न 1502, पुलिस बल के पुनर्गठन पर पद्मनाभ भैया समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सही उत्तर है 2000। अच्छा, एक और बहुत दिलचस्प बात है। प्रश्न 1553, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में उत्कृष्ट योगदान के लिए किससे सम्मानित होने वाला पहला पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है? सही उत्तर है प्रेसिडेंट्स कलर्स। प्रश्न 1554, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा वर्तमान में
किसके अधीन कार्य करती है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश पुलिस। देखिए यहाँ प्रेसिडेंट्स कलर्स कोई साधारण झंडा नहीं है, ये सैन्य या पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 155। भारतीय पुलिस सेवा नियम 1954 में कहा गया है कि क्रॉस तलवार और डंडा और राज्य प्रतीक एक साथ किसके लिए नामित हैं? सही उत्तर है पुलिस महानिदेशक। प्रश्न 156। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम भारतीय पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? सही उत्तर है BN लाहिड़ी। BN लाहिड़ी जी का नाम इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। प्रश्न 157। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि राज्य खुफिया विभाग और आपराधिक जांच विभाग के प्रमुख किस रैंक के पुलिस अधिकारी होंगे? सही उत्तर है पुलिस उप महानिरीक्षक। प्रश्न 158। कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है, इसका क्या अर्थ है? सही उत्तर है कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन। नाम से इसकी गंभीरता का पता चलता है ना। और जब जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ने की बात आती है तो पुलिस की हेल्पलाइन सबसे पहले याद आती है। प्रश्न 159। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सही उत्तर है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। प्रश्न 160। UPSSF का पूरा नाम बताएं। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। बिल्कुल। प्रश्न 161। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? सही उत्तर है 1090। प्रश्न 162। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ, ये तो बेसिक है पर बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न 163। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 164। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? सही उत्तर है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। सरदार पटेल ने ही इस प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी थी जो आज तक देश को जोड़े हुए हैं। इनकी ट्रेनिंग भी खास होती है। प्रश्न 165। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी मसूरी। प्रश्न 166। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संस्थापक निदेशक कौन थे? सही उत्तर है DP कोहली। अरे वाह, ये फैक्ट्स बहुत काम के हैं। प्रश्न 167। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सही उत्तर है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। प्रश्न 168। भारतीय अपराध जांच विभाग का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर है राय बहादुर पंडित शंभूनाथ। CISF दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है। ये सोचना ही हैरान करता है कि कितने बड़े पैमाने पर सुरक्षा होती है। प्रश्न 169। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? सही उत्तर है भाषा परीक्षण। प्रश्न 170। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है? सही उत्तर है हैदराबाद। आगे नए दौर के स्टेशंस की बात करें तो प्रश्न 171। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। सही उत्तर है बैंगलोर। प्रश्न 172। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है लखनऊ। प्रश्न 173। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो स्थानीय पुलिस प्रशासन की इस मशीनरी को समझने के बाद अब राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा की बड़ी चुनौतियों की ओर बढ़ते हैं। आतंकवाद और आंतरिक विद्रोह, जिसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, इन दोनों से निपटने की रणनीतियां काफी अलग होती हैं। बिल्कुल। और जब हम UAPA जैसे शब्द सुनते हैं तो ये राज्य को विशेष शक्तियां देते हैं। हम यहाँ केवल तथ्यात्मक रूप से इन नियमों को देख रहे हैं, बिना किसी राजनीतिक पक्ष के। चलिए सवाल देखते हैं। प्रश्न 174। मध्य पूर्व में मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन 3 देशों ने किया? सही उत्तर है चीन, ईरान, रूस। प्रश्न 175। भारत में LWE का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सही कहा। प्रश्न 176।
आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए विशेषीकृत सैन्य दल के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इकाई को कब गठित किया गया? सही उत्तर है 1984। प्रश्न 177। भारत में आंतरिक सुरक्षा के अस्थिरीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किसे अधिनियमित किया गया? सही उत्तर है गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967। और सांप्रदायिक सद्भाव भी तो आंतरिक सुरक्षा का ही हिस्सा है। प्रश्न 178। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष आमतौर पर कौन होते हैं? सही उत्तर है केंद्रीय गृह सचिव। प्रश्न 179। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन के प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी इसकी किस संस्था की होती है? सही उत्तर है कार्यकारी परिषद। इसी संस्था से जुड़े और भी सवाल हैं। प्रश्न 180। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान के सचिव कौन होते हैं? सही उत्तर है प्रधान कार्यकारी अधिकारी। प्रश्न 181। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने की जिम्मेदारी किस पर है? सही उत्तर है शासन करने वाली परिषद। अच्छा, अब कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों की बात करते हैं। प्रश्न 182। जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? सही उत्तर है संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। प्रश्न 183। भारत में रेड कॉरिडोर क्या है? सही उत्तर है नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र। और ये रेड कॉरिडोर वाला पॉइंट पूर्वी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 184। आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है विद्रोहियों का सैन्य दमन। प्रश्न 185। RDX का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। आगे देखते हैं प्रश्न 186। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। प्रश्न 187। NIA का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और खुफिया तंत्र की बात करें तो प्रश्न 188। किसकी स्थापना भारत की आतंकवादी रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी? सही उत्तर है राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड। प्रश्न 189। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया? सही उत्तर है यूरोपीय संघ। इसको एक साथ जोड़ता है। प्रश्न 190। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? सही उत्तर है नई दिल्ली। प्रश्न 191। निम्नलिखित में से कौन सा बल भारत चीन सीमाओं की रक्षा करता है? सही उत्तर है इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल। हाँ, ITBP बहुत अहम है। प्रश्न 192। भारत के परमाणु कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया था जिसमें भारत ने पोखरण में विस्फोट किया? सही उत्तर है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। प्रश्न 193। भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी कौन सी है? सही उत्तर है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। प्रश्न 194। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? सही उत्तर है ब्लैक पैंथर। प्रश्न 195। ISS क्या है? सही उत्तर है इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन। प्रश्न 196। बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? सही उत्तर है नाइजीरिया। प्रश्न 197। सीमा सुरक्षा बल कब बनाया गया? सही उत्तर है 1965। प्रश्न 198। आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा? सही उत्तर है बम निरोधक दस्ता। तो आंतरिक सुरक्षा से अब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और कूटनीति की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखना हैरान करता है कि कैसे जल संधियां सीमाओं के पार काम करती हैं। प्रश्न 199। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करता है? सही उत्तर है पाकिस्तान। प्रश्न 200। किस एशियाई देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर पहले हमला न करने की संधि पर भारत एक हस्ताक्षर करता है? सही उत्तर है पाकिस्तान। बिल्कुल। कूटनीति में हमारे ऐतिहासिक समझौते बहुत मायने रखते हैं। प्रश्न 201। मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना
किन दो एशियाई देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? सही उत्तर है भारत और बांग्लादेश। प्रश्न 202। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? सही उत्तर है 1950। प्रश्न 203। सेरिमा शास्त्रीय समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? सही उत्तर है 1964। प्रश्न 204। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रामक ऑपरेशन कौन से थे? सही उत्तर है ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। प्रश्न 205। पहला सार्क व्यापार मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? सही उत्तर है नई दिल्ली। प्रश्न 206। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? सही उत्तर है रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न 207। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। प्रश्न 208। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति कब प्रारंभ हुई? सही उत्तर है 90 के दशक में। देखिए, लुक ईस्ट नीति का मुख्य लक्ष्य ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ रिश्ते मजबूत करना था। प्रश्न 209। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? सही उत्तर है बांग्लादेश। प्रश्न 210। राइटर किस देश की समाचार एजेंसी है? सही उत्तर है यूके। प्रश्न 211। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? सही उत्तर है बांग्लादेश। प्रश्न 212। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? सही उत्तर है भूटान। भूटान को वहां आने वाले भयंकर तूफानों की वजह से यह नाम मिला है। प्रश्न 213। विश्व का एकमात्र देश जिसका झंडा आयताकार नहीं है? सही उत्तर है नेपाल। प्रश्न 214। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा को छूते हैं? सही उत्तर है 5। अच्छा। प्रश्न 215। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही उत्तर है तीरंदाजी। प्रश्न 216। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर है महावेली गंगा। प्रश्न 217। म्यांमार की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? सही उत्तर है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। प्रश्न 218। शिमला समझौता किस युद्ध के बाद हुआ? सही उत्तर है 1971 का युद्ध। प्रश्न 291। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान कौमी तराना किसने लिखा? सही उत्तर है हाफिज जलंधरी। प्रश्न 220। अयोध्या के राम मंदिर के लिए शालिग्राम पत्थर नेपाल की किस नदी से लाया गया? सही उत्तर है काली गंडक। प्रश्न 221। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1960। चलिए, अब भू राजनीति से हटकर विज्ञान और अनुसंधान पर फोकस करते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि अनुसंधान एक जासूसी के काम जैसा है, जहाँ सबसे बड़ी चुनौती अपने खुद के पूर्वाग्रहों यानी बायस को हटाना है। प्रश्न 222। अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? सही उत्तर है यह शोधकर्ता के पूर्वाग्रह को दूर करता है। प्रश्न 223। समस्या के बारे में स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है। सही उत्तर है क्रियानिष्ठ अनुसंधान। सटीक उदाहरण और वैज्ञानिक इसीलिए डबल ब्लाइंड तरीके अपनाते हैं। प्रश्न 224। नीति विज्ञानी कौन है? सही उत्तर है वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 225। पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही उत्तर है परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। प्रश्न 226। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? सही उत्तर है समस्या की पहचान करना। प्रश्न 227। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? सही उत्तर है प्रयोग सिद्ध। बिल्कुल, किसी भी जासूस की तरह पहला काम समस्या की पहचानी है। प्रश्न 228। कौन सी अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन जांच करने में सहायता करती हैं? सही उत्तर है गुणात्मक। प्रश्न 229। नासा द्वारा निर्मित एआई मॉडल सूर्या किस तकनीकी कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया था? सही उत्तर है IBM। सोफिया जैसे रोबोट्स तो हमें याद दिलाते हैं कि हम कितनी दूर आ गए हैं। प्रश्न 230। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया का पहला रोबोट नागरिक सोफिया बनाया था? सही उत्तर है हैंसन रोबोटिक्स। प्रश्न 231। रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है?
सही उत्तर है हेनरी बैकरेल। इतिहास के कुछ और पन्ने पलटें। तो प्रश्न 232, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? सही उत्तर है फ्रैंक विटल। प्रश्न 233, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर है जॉर्जेस क्लाउड। प्रश्न 234, लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया था? सही उत्तर है जॉर्ज स्टीफेंसन। प्रश्न 235, AK-47 राइफल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर है मिखाइल कलाश्निकोव। प्रश्न 236, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? सही उत्तर है ऑटो हान ने। तो तकनीकी प्रगति तभी सार्थक है जब समाज का हर वर्ग, विशेषकर महिलाएं, सशक्त हों। हाँ, सती प्रथा के अंत से लेकर आधुनिक नारी अदालत तक का सफर असल में समाज की परिपक्वता दिखाता है। प्रश्न 237, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है 1992। प्रश्न 238, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस शहर से की गई थी? सही उत्तर है पानीपत। बिल्कुल, सशक्तिकरण के लिए कानूनी और आर्थिक मैकेनिज्म चाहिए। प्रश्न 239, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर है 2005। प्रश्न 240, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। प्रश्न 241, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सही उत्तर है 2013। प्रश्न 242, वन स्टॉप सेंटर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करना। वन स्टॉप सेंटर एक बहुत ही व्यवहारिक सोच है। प्रश्न 243, निर्भया फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है 2013। प्रश्न 244, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 8 मार्च। प्रश्न 245, उज्ज्वला योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है स्वच्छ ईंधन प्रदान करना। प्रश्न 246, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही उत्तर है सुचेता कृपलानी। प्रश्न 247, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सही उत्तर है 1961। प्रश्न 248, महिला शक्ति केंद्र योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही उत्तर है 2017। संपत्ति में अधिकार ने भी बहुत बदलाव किया है। प्रश्न 249, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 महिलाओं को क्या अधिकार देता है? सही उत्तर है पैतृक संपत्ति में समान अधिकार। प्रश्न 250, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर है 24 जनवरी। प्रश्न 251, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता का प्रावधान है? सही उत्तर है अनुच्छेद 42। प्रश्न 252, उज्ज्वला योजना का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर है गैस कनेक्शन देना। प्रश्न 253, किरण योजना किस क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए है? सही उत्तर है विज्ञान और अनुसंधान। प्रश्न 254, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? सही उत्तर है किरण बेदी। प्रश्न 255, महिला ई-हार्ट क्या है? सही उत्तर है महिलाओं के उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। प्रश्न 256, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों और महिलाओं की देखभाल करती हैं? सही उत्तर है 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाएं। प्रश्न 257, सर्वोच्च न्यायालय का प्रसिद्ध विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामला किससे संबंधित है? सही उत्तर है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। प्रश्न 258, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सही उत्तर है कल्पना चावला। प्रश्न 259, पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है 2018। प्रश्न 260, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने में किस भारतीय समाज सुधारक का प्रमुख योगदान था? सही उत्तर है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय का वो कदम सच में एक मील का पत्थर था। प्रश्न 261, मिशन शक्ति क्या है? सही उत्तर है महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए एकीकृत योजना। प्रश्न 262, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सही उत्तर है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। प्रश्न 263 राजीव गांधी राष्ट्रीय कर्चा योजना का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है कामकाजी माताओं के बच्चों की देखभाल करना। प्रश्न 264 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर है 2006। प्रश्न 265 नारी अदालत पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है स्थानीय स्तर पर महिलाओं के छोटे विवादों का समाधान करना। तो सामाजिक सशक्तिकरण से अब हम देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हैं। जैसे 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की बात करें तो ये विशाल योजनाएं जमीन पर कैसे उतरती हैं? इसका जवाब है विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। प्रश्न 266 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? सही उत्तर है 25 सितंबर 2014। प्रश्न 267 आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित आर्थिक पैकेज की राशि कितनी थी? सही उत्तर है 20 लाख करोड़ रुपए। प्रश्न 268 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ओडीओपी का लॉजिक यही है कि हर जिले की खूबी को वहीं सपोर्ट दो। प्रश्न 269 औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कब लॉन्च किया गया? सही उत्तर है अक्टूबर 2021। प्रश्न 270 भारत का पहला औद्योगिक गलियारा कौन सा है? सही उत्तर है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। प्रश्न 271 स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना। प्रश्न 272 आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों में से पहला स्तंभ कौन सा है? सही उत्तर है अर्थव्यवस्था। प्रश्न 273 मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी में अधिकतम कितनी राशि का ऋण मिलता है? सही उत्तर है 50,000 रुपए। प्रश्न 274 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए किन 2 राज्यों में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। प्रश्न 275 पीएम मित्र योजना किस औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर है टेक्सटाइल। प्रश्न 276 स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? सही उत्तर है 16 जनवरी 2016। पीएम मित्र पार्क्स टेक्सटाइल के लिए हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न 277 आत्मनिर्भर भारत के तहत वोकल फॉर लोकल का क्या अर्थ है? सही उत्तर है स्थानीय उत्पादों का उपयोग करना और उनका प्रचार करना। प्रश्न 278 विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर है 2005। औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? सही उत्तर है 1948। प्रश्न 280 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है युवाओं को औद्योगिक कौशल प्रशिक्षण देना। प्रश्न 281 सोलर पार्क योजना भारत को किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है? सही उत्तर है ऊर्जा क्षेत्र। प्रश्न 282 जेम पोर्टल का क्या लाभ है? सही उत्तर है पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी खरीद। सरकारी खरीद में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। प्रश्न 283 नई एमएसएमई परिभाषा में लघु उद्यम के लिए टर्नओवर की सीमा क्या है? सही उत्तर है 50 करोड़ रुपए तक। प्रश्न 284 प्रयास पहल का संबंध किससे है? सही उत्तर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नवाचार को बढ़ावा देना। प्रश्न 285 आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए है? सही उत्तर है सड़क विक्रेताओं के लिए। प्रश्न 286 मिशन कर्मयोगी का औद्योगिक विकास से क्या संबंध है? सही उत्तर है सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण और कार्यकुशलता बढ़ाना। में कुल कितने प्रमुख क्षेत्रों में लागू है? सही उत्तर है 14। प्रश्न 288 उद्यम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है एमएसएमई का पंजीकरण करना। प्रश्न 289 डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है? सही उत्तर है भीम। प्रश्न 290 भारत सरकार का इन्वेस्ट इंडिया पोर्टल क्या कार्य करता है? सही उत्तर है निवेशकों को मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करना। तो अब मानव निर्मित इन विशाल अर्थव्यवस्थाओं से बाहर निकलकर अंतिम चरण में हम उन प्राकृतिक शक्तियों को समझते हैं जो हमारे पूरे ग्रह को नियंत्रित करती हैं।
प्रकृति का पैमाना सच में कल्पना से परे है। बिल्कुल, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो जैसी घटनाओं को समझना केवल विज्ञान नहीं है। प्रश्न 291, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों के पिघलने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? सही उत्तर है समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और तटीय शहरों का डूबना। प्रश्न 292, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले भाटा में क्या होता है? सही उत्तर है समुद्र का पानी पीछे हटता और नीचे गिरता है। प्रश्न 293, विली विली किस क्षेत्र में आने वाले चक्रवात का नाम है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 294, सुनामी का पता लगाने के लिए समुद्र के नीचे किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है प्रेशर सेंसर। प्रश्न 295, चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है आंख। प्रश्न 296, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही उत्तर है जापानी। चक्रवात की आंख वो हिस्सा है जो बिल्कुल शांत होता है, जबकि बाहर तबाही होती है। प्रश्न 297, वायुमंडलीय दबाव को नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सही उत्तर है बैरोमीटर। प्रश्न 298, भूकंप के दौरान कौन सी लहरें सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर दर्ज की जाती हैं? सही उत्तर है पी तरंगे। देखिए, पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह काम करती हैं। ये सबसे तेज होती हैं और एक तरह से खतरे का पहला अलार्म है। प्रश्न 299, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सही उत्तर है नाभिकीय संलयन। प्रश्न 300, अल नीनो घटना का संबंध किससे है? सही उत्तर है प्रशांत महासागर के जल का असामान्य रूप से गर्म होना। अच्छा, प्रश्न 301, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? सही उत्तर है प्रशांत महासागर। हाँ, और ये बहुत ही उथल-पुथल वाला इलाका है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार खिसकती हैं। और इसी से जुड़ा है जमीन के ऊपर का मामला। प्रश्न 302, भूस्खलन होने का प्रमुख कारण क्या है? सही उत्तर है वनों की कटाई और भारी वर्षा। यहाँ प्रकृति में न्यूटन का एक्शन और रिएक्शन वाला नियम लागू होता है। वो कैसे? मतलब जब हम पहाड़ों से पेड़ काटते हैं तो हम असल में उस गोंद को हटा रहे होते हैं जो मिट्टी को बांध कर रखता है। तो बारिश होती है और मिट्टी बह जाती है। इंसान ने विनाश की गति को खुद तेज किया है। ये तो सच में डराने वाला है। अब हवा के तूफानों की तरफ चलें तो प्रश्न 303, टाइफून शब्द का उपयोग किस क्षेत्र के चक्रवातों के लिए किया जाता है? सही उत्तर है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, जो कि समुद्र की नमी से ऊर्जा लेता है। बिल्कुल। और अगर इससे एकदम अलग मौसम की बात करें तो प्रश्न 304, लू किस प्रकार की प्राकृतिक घटना है? सही उत्तर है गर्म और शुष्क हवा। लू का विज्ञान बहुत अलग और खतरनाक है। मतलब उत्तर भारत की गर्मियों में बाहर निकलना तो ऐसा लगता है जैसे अचानक किसी ने एक उबलते हुए ओवन का दरवाजा खोल दिया हो। बिल्कुल सही पकड़ें। वो ओवन वाला फील एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आता है। लू को जो चीज खतरनाक बनाती है वो सिर्फ तापमान नहीं है, बल्कि उसकी शुष्कता है। नमी शून्य होती है इसमें। बाप रे, तभी इतनी जल्दी डिहाइड्रेशन होता है। चलिए अब जरा आसमान की परिघटनाएं देखते हैं। प्रश्न 305, सौर ग्रहण कब होता है? सही उत्तर है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ये तो प्रकृति का बहुत पुराना रिदम है। हाँ, और धरती के गर्भ की बात करें तो प्रश्न 306, ज्वालामुखी से निकलने वाले पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है लावा, जो कि उसी रिंग ऑफ फायर में बहुत आम है। बिल्कुल। अब आसमान की एक खूबसूरत चीज। प्रश्न 307, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की किस दिशा में बनता है? सही उत्तर है सूर्य की विपरीत दिशा में। इसके पीछे रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का नियम काम करता है। मतलब वो पानी की छोटी बूंदें कैज़म की तरह काम करती हैं, राइट? एग्जैक्टली। जब सूरज की रोशनी उन बूंदों में पीछे से घुसती है, तभी वो 7 रंगों में टूटकर हमारी आंखों तक पहुंच सकती है। अरे वाह, ये जानने के बाद तो इंद्रधनुष देखने का मजा ही अलग होगा। अब वापस विनाशकारी ताकतों पर आते हैं। प्रश्न 308, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर है समुद्र में आने वाला भूकंप। और इसी भूकंप को नापने के लिए हम एक खास स्केल यूज करते हैं। हाँ, प्रश्न 309, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है रिक्टर पैमाना। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है जो मैं दूर करना चाहूंगा। कैसा भ्रम? रिक्टर पैमाना कोई साधारण स्केल नहीं है, ये लॉगरिदमिक होता है। अच्छा, मतलब हर अंक के साथ कुछ गुणा बढ़ जाता है। बिल्कुल।
हर एक अंक बढ़ने का मतलब है कि भूकंप की ऊर्जा लगभग 32 गुना बढ़ गई है। 32 गुना? सच में? हाँ, तो 7 तीव्रता का भूकंप 5 के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा ऊर्जा लेकर आता है। खतरनाक है ये तो। इसीलिए इंसानों को मिलकर नीतियां बनानी पड़ती हैं। चलिए, इसी से कूटनीति पर चलते हैं। प्रश्न 310। हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही उत्तर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का रोल आगे भी बहुत अहम होने वाला है। बिल्कुल, आगे देखेंगे। संस्कृति की बात करें तो प्रश्न 311। हाल ही में मारबट और बड़गिया उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? सही उत्तर है नागपुर। नागपुर भी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है हमारी चर्चा में। हाँ। अब प्रश्न 312। हाल ही में ग्रामीण बौद्ध धरोहर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? सही उत्तर है भारतीय ग्रामीण धरोहर और विकास ट्रस्ट। ये हमारी जड़ों को सहेजने का काम है। और इसके समानांतर भविष्य की बात। प्रश्न 313। हाल ही में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर है नई दिल्ली। देखिए, एक तरफ हम बौद्ध धरोहर बचा रहे हैं और दूसरी तरफ इंटरनेट के नियम तय कर रहे हैं। ये सच में बहुत ही गजब का बैलेंस है। समाज ऐसे ही तो चलता है ना, पुरानी नींव पर भविष्य का महल। एकदम सही। कुछ और सम्मेलनों पर नजर डालते हैं। प्रश्न 314। हाल ही में भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी का 64वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर है बेंगलुरु। बेंगलुरु तो टेक कैपिटल है ही। और अब देखिए प्रश्न 315। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही उत्तर है विशाखापत्तनम। देखिए, फिर से विशाखापत्तनम आ गया ना। हाँ, प्रश्न 310 में पुलिस रिसर्च भी वहीं था और अब ई गवर्नेंस भी। ये इत्तेफाक तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। विशाखापत्तनम में हमारी नौसेना का बहुत बड़ा बेस है। जब आप वहाँ ई गवर्नेंस और पुलिस रिसर्च करते हैं तो आप साइबर स्पेस और मैरीटाइम सिक्योरिटी को एक साथ जोड़ रहे होते हैं। ओहो, तो प्रशासन अब फाइलों से निकलकर साइबर बुनियाद तक फैल गया है। शानदार। प्रश्न 316। हाल ही में कुकुर तिहार त्योहार किस देश में मनाया गया है? सही उत्तर है नेपाल। जानवरों के सम्मान का बहुत ही प्यारा त्योहार है। हाँ। प्रश्न 317। हाल ही में पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर है जैसलमेर। और इसके बाद वापस हम समुद्री कूटनीति पर आते हैं। सही कहा। प्रश्न 318। हाल ही में गोवा समुद्री सम्मेलन 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर है 5वां। और अब वो सवाल जो सीधे हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। हाँ। प्रश्न 319। हाल ही में 2026 नंबियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर किसे नामित किया गया है? सही उत्तर है अबू धाबी। यहाँ एक बात सोचने वाली है। हाँ, मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि एक सुरक्षित शहर का मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि वहाँ चोरी नहीं होती। एग्जैक्टली। आज के डिजिटल दौर में क्या बिना मजबूत इंटरनेट गवर्नेंस के कोई शहर सुरक्षित हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सोचिए, अगर पूरे शहर का डेटा सेंटर हैक हो जाए या ट्रैफिक लाइट क्रैश हो जाए तो बिना एक भी गोली चले तबाही मच जाएगी। एकदम सही। अबू धाबी सिर्फ कैमरों से नंबर 1 नहीं है। उनका डिजिटल सर्विलांस और साइबर सुरक्षा मॉडल दुनिया में सबसे तगड़ा है। सुरक्षा की परिभाषा ही बदल गई है अब। चलिए अब 2026 के वैश्विक आयोजनों पर चलते हैं। प्रश्न 320। वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे नामित किए जाने की चर्चा है? सही उत्तर है राबात। यहाँ ज्ञान और संस्कृति की बात हो रही है। प्रश्न 321। वर्ष 2026 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ होगा? सही उत्तर है प्रगति मैदान, नई दिल्ली। ये इकोनॉमी का इंजन है। प्रश्न 322। 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 9वीं सभा कहाँ आयोजित होगी? सही उत्तर है नई दिल्ली। और ये क्लाइमेट चेंज के लिए हमारा एक्शन प्लान है। और आखिरी बड़ा आयोजन प्रश्न 323। वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? सही उत्तर है अमेरिका। अगर आप ध्यान दें तो भारत इन सब में एक अहम कुर्सी पर है। नई दिल्ली बार बार आ रहा है। हाँ, मतलब दुनिया का एजेंडा अब सोलर एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस और ग्लोबल सेफ्टी पर सेट हो चुका है। बिल्कुल। और ये एजेंडा सेट करने की शुरुआत इतिहास में कहीं ना कहीं से तो हुई होगी। सही बात है। तो चलिए ऐतिहासिक प्रथम आयोजनों को देखते हैं। प्रश्न 324। राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन कहाँ हुआ था?
सही उत्तर है हैमिल्टन, कनाडा। ये देशों के साथ आने का शुरुआती दौर था। प्रश्न 325, पृथ्वी शिखर सम्मेलन पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर है रियो डी जेनेरियो। जहां से पर्यावरण का मुद्दा ग्लोबल बना। और प्रश्न 326, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? सही उत्तर है नागपुर। देखिए, नागपुर फिर से चर्चा में आ गया। हाँ, प्रश्न 311 में मारबत उत्सव के टाइम भी था। नागपुर में ऐसा क्या खास है? असल में नागपुर भौगोलिक रूप से भारत के बिल्कुल केंद्र में है। वो 0 माइल स्मारक यहीं है। अच्छा, तो जब भी पूरे देश को साथ लाना हो तो नागपुर सबसे सुलभ विकल्प होता है। एग्जैक्टली। ये संस्कृतियों का कनेक्टिंग हब है। बहुत ही लॉजिकल है। प्रश्न 327, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर है ढाका, बांग्लादेश। ये पड़ोसियों का संवाद मंच था। प्रश्न 328, एशिया का सबसे बड़ा रक्षा और एरोस्पेस शो एरो इंडिया कहाँ आयोजित होता है? सही उत्तर है बेंगलुरु। डॉट्स कनेक्ट कीजिए। बेंगलुरु को हमने एरोस्पेस मेडिसिन के लिए भी देखा था। हाँ, सब कुछ जुड़ रहा है। प्रश्न 329, शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला किस देश में आयोजित होता है? सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। ये सारे मंच दुनिया को बदलने वाले रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये ऐतिहासिक सम्मेलन ना आज के दौर के ग्लोबल व्हाट्सएप ग्रुप्स की तरह थे। हाँ, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। मतलब पहली बार देशों ने मिलकर बात करना शुरू किया था। बिल्कुल। रियो समिट से पहले किसी को परवाह नहीं थी। उस ग्रुप में आकर ही उन्हें समझा कि ओजोन में छेद सबकी प्रॉब्लम है। सही बात है। और अगर हम भारत की जमीन पर आएं तो हमारे पास भी सदियों से ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप रहे हैं जिन्हें हम मेले कहते हैं। बिल्कुल। मेले हमारा सबसे पुराना और मजबूत कम्युनिकेशन सिस्टम है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 330, श्रावणी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सही उत्तर है देवघर। आस्था का बहुत ही पवित्र केंद्र। प्रश्न 331, हेमिस गोम्पा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सही उत्तर है लद्दाख। पहाड़ी संस्कृति की पहचान। प्रश्न 332, बटेश्वर मेला मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है ऊंट और पशु मेला। ये वाला मुझे सच में बहुत खास लगता है। क्यों? मुझे तो ये प्राचीन काल का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो और एग्रीटेक इवेंट लगता है। अरे वाह, बिल्कुल सही पकड़े। मतलब आज हम एक्सपो में गाड़ियां देखते हैं, तब तो परिवहन और खेती के लिए पशु ही होते थे ना। एग्जैक्टली। मेलों को हम सिर्फ धर्म से जोड़ते हैं, पर ये उस दौर का सप्लाई चेन मैनेजमेंट थे। ओहो, मतलब पूरे साल का व्यापार यहीं से होता था। हाँ, कारीगर, किसान सब अपनी जरूरतें यहीं से पूरी करते थे। ये बहुत बड़े आर्थिक इंजन थे। क्या बात है। प्रश्न 333, गुजरात का प्रसिद्ध तरणेतर मेला किस देवता को समर्पित है? सही उत्तर है भगवान शिव। ये भी आस्था और समाज का संगम है। प्रश्न 334, अंबुबाची मेला किस राज्य के कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है? सही उत्तर है असम। अब आते हैं दुनिया के सबसे विशाल मानवीय मेलों पर। हाँ, प्रश्न 335, प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? सही उत्तर है प्रयागराज। इसके बिना तो भारत की कहानी अधूरी है। और प्रश्न 336, पुष्कर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? सही उत्तर है अजमेर। अगर हम कुंभ या पुष्कर को ध्यान से देखें ना, तो ये भारत के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क रहे हैं। सोशल नेटवर्क मतलब आज के फेसबुक की तरह? बिल्कुल। सोचिए, जब इंटरनेट नहीं था तो विचार कैसे फैलते थे। अलग अलग राज्यों के विद्वान, व्यापारी सब इन्हीं मेलों में मिलते थे। से उठकर भविष्य की तकनीक की तरफ जा रहे हैं। और यही हमारी इस चर्चा का अंतिम पड़ाव भी है। प्रश्न 337, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर है हैग, नीदरलैंड। और वैश्विक सुरक्षा का एक और मंच। प्रश्न 338, विश्व आर्थिक मंच की दावोस बैठक 2025 की मुख्य थीम क्या रखी गई थी? सही उत्तर है विश्वास का पुनर्निर्माण। विश्वास का पुनर्निर्माण, ये बहुत ही भारी शब्द है आज के समय में। और आखिर में आज का सबसे अहम सवाल, प्रश्न 339, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी किस शहर ने की? सही उत्तर है नई दिल्ली। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।